क्या आपने पिछली वीडियो को देखा है? नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि ऑर्डर 1 के जो बाकी के रूल हैं एक्सेप्ट द रूल 8 वो उसमें डिस्कस किए गए हैं और उसमें बताया गया है कि एक सूट की पार्टीज कौन कौन होती हैं, किस तरह से उनको वहाँ पर ज्वाइन किया जाता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने वो उस वीडियो के अंदर उसको डिस्कस किया है विद द डायग्राम्स। तो उस टॉपिक को उस वीडियो में देखने के बाद में अगर हम इस टॉपिक को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस टॉपिक के साथ में जो इस टॉपिक का कनेक्शन है वो क्लियर हो जाता है। उस टॉपिक के अंदर यानी कि पार्टी टू द सूट के अंदर जनरल प्रिंसिपल जो डिस्कस किया गया है, ये वीडियो यानी कि रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1 है, वो उस जनरल प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। वो कैसे है, चलो देखते हैं। तो हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑर्डर 1 के आधार पर हम कहें कि जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं एक सूट में, उनको यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है एज ए पार्टी टू इट, ताकि जो मैटर उसमें इन्वॉल्व है उसको फाइनली एडजुडिकेट किया जा सके। एंड जो उसके ऊपर फ्रेश लिटिगेशंस हैं, जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं उसके अंदर या इंटरेस्टेड है, उनके द्वारा अलग अलग फाइल की जाती है तो उनको अवॉइड किया जा सके। तो ये था जनरल प्रिंसिपल कि यहाँ पर एक सूट में सभी पार्टीज को ज्वाइन किया जाता है। तो सपोज करो अगर वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके सेम इंटरेस्ट हैं, और क्या उनको वहाँ पर उस एक सूट के अंदर पॉसिबल है उन सभी पार्टीज को इन्वॉल्व करना। तो यहाँ पर जो ऑर्डर 8 है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है एज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल प्रिंसिपल। तो ये जो रूल 8 है वो उस जनरल रूल का यानी कि सभी को पार्टीज के तौर पर ज्वाइन करना, उसका एक एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सभी पार्टीज को छोड़ देंगे, यहाँ पर उनको पार्टीज के तौर पर ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी वो पर्सन इस सूट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिनका सेम इंटरेस्ट है एक सूट के अंदर, तो उनमें से वन और मोर, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा यानी कि 2 3 4 विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और अपॉन ए डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट क्या है, शू कर सकते हैं या शू किए जा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द देमसेल्फ और अदर, यानी कि उन सभी बाकी की जो पार्टीज हैं यानी कि पर्सन हैं जो कि इंटरेस्टेड है उस सूट के अंदर, उनके बिहाफ पे या अपने बिहाफ पर वो व्यक्ति जिनको विद परमिशन ऑफ कोर्ट या डायरेक्शन के आधार पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हम इस वीडियो में इसी जनरल एक्सेप्शन यानी कि रिप्रेजेंटेटिव शूट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव शूट की डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या कहती है रिप्रेजेंटेटिव शूट की डेफिनेशन रिप्रेजेंटेटिव शूट के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव शूट वो शूट है जो कि फाइल्ड होता है बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट इन द सूट, यानी कि सूट में जहाँ पर पर्सनस का मोर देन वन पर्सन का सेम इंटरेस्ट है, तो उस केस के अंदर कोई वन और मोर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द देमसेल्फ एंड अदर्स के बिहाफ पर जब कोई शूट फाइल्ड होता है तो उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव शूट कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव शूट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इस प्रोविजन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसका सिंपल ऑब्जेक्ट कहें तो कन्वीनियंस है इस शूट के अंदर एक अफोर्ड करने के लिए, जहाँ पर एक कम्युनिटी इंटरेस्ट होता है एक लार्ज नंबर ऑफ पर्सन के अंदर, ताकि उसमें से कुछ को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ किया जा सके और वहाँ पर डिसीजन उस क्वेश्चन के ऊपर जो देना है कोर्ट ने उसको यहाँ पर फैसिलिटेट कर सके, जिसके अंदर एक लार्ज बॉडी ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड है बिना किसी ऑर्डिनरी प्रोसीजर के रिकोर्स के। अदरवाइज अगर वहाँ पर वो जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनको वहाँ पर रिप्रेजेंट ना किया जाए तो वहाँ पर एक इनसेपरेबल प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ जाएगी उस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट्स, यानी कि अलग अलग शूट्स हैं वो इंस्टीट्यूट होंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होने वाली हैं, जहाँ पर ईच इंडिविजुअल हैज़ टू मेंटेन द एक्शन बाय द सेपरेट शूट, एक सेपरेट शूट के थ्रू हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली अपना शूट है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है इन कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और कुछ चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, कुछ कन्वीनियंस को अफोर्ड करने के लिए पार्टीज़ को, पर्सन को या कोर्ट को। तो इसलिए ये जो रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब बात करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई होती हैं। जैसे ही आप बेयर एक्ट के अंदर जब रूल 8 को डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो ये कंडीशंस हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये कंडीशन कौन कौन सी है एक रिप्रेजेंटेटिव शूट के लिए, वो क्या है, फर्स्ट है पार्टी मस्ट बी नंबर्स, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव शूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए वहाँ पर पार्टीज का नंबर्स यानी कि एक से ज़्यादा पार्टीज का होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या है कि जितने भी नंबर्स पर्सन हैं उनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए उस सूट के अंदर।
तो थर्ड कंडीशन की बात करें तो वहाँ पर परमिशन या डायरेक्शन वो मस्ट हैव बीन गिवन बाय द कोर्ट होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि नोटिस है वो सभी के सभी जो पर्सन इंटरेस्टेड है या जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस सूट के अंदर, उन सभी को एक नोटिस है वो इश्यू होना चाहिए। तो ये थी 4 कंडीशन रूल 8 को अप्लाई करने के लिए किसी भी सूट के ऊपर एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब इन्हीं चारों कंडीशन को थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या कहती हैं ये कंडीशन। तो सबसे पहली जो कंडीशन है यानी कि पार्टी मस्ट बी नंबर्स, तो ये क्या है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रूल 8 के लिए, जहाँ पर एक नंबर्स पर्सन है वो इंटरेस्टेड है किसी सूट के अंदर। और जो ये वर्ड नंबर्स है वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई नंबर की जो लिमिट है वो फिक्स की हो, यहाँ पर कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है नंबर्स के बारे में। और ना ही ये सिनोनिमस है किनका, नंबरलेस या इनन्यूमरेबल, यानी कि इनन्यूमरेबल और नंबरलेस जो वर्ड्स हैं उनका सिनोनिमस भी नहीं है। और जो इसका ऑर्डनरी मीनिंग हम क्या कह सकते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन कहा जा सकता है, यानी कि नंबर्स पर्सन का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी सूट के अंदर जो क्वेश्चन है कि पार्टीज हैं वो वहाँ पर नंबर्स हैं या नहीं है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं ईच केस के या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है उनके अंदर उनको कंसिडर किया जाता है और जो कि कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है इन सभी फैक्ट्स या सब्जेक्ट मैटर या सर्कमस्टांसेस जो कि अलग अलग केस की हैं उनको कंसिडर करके। तो यहाँ पर एक केस है हंसाली वर्सेस मंसूर अली, ये ईयर 1948 का केस है, जिसमें क्या है कि कोर्ट ने क्या कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है ऑन द बिहाफ ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ विलेज विद रेफरेंस टू द विलेज प्रॉपर्टी और ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द सेक्ट कास्ट और कम्युनिटी इज मेंटेनेबल है अंडर दिस रूल्स, यानी कि इन सभी के बिहाफ पर एक सूट है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट के तौर पर यहाँ पर मेंटेनेबल है इस रूल में। वहीं पर अगर अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेम इंटरेस्ट की बात है। तो अब सेम इंटरेस्ट क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव शूट के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है, जब पार्टीज का सेम इंटरेस्ट है यानी नंबर्स पार्टी है तभी तो रिप्रेजेंटेटिव शूट इंस्टीट्यूट होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वो कॉमन होना चाहिए सभी के लिए एंड दे मस्ट हैव कॉमन ग्रीवियंस भी होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने वो रेड्रेस मांगा है, रिलीफ मांग रहे हैं, वो भी उनके लिए कॉमन होना चाहिए। तो उसी केस में हम वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव शूट कहेंगे। तो अब ये सेम इंटरेस्ट वाली कंडीशन है, अब उसको एक केस लॉ के थ्रू देखते हैं। केस कौन सा है, TN हाउसिंग बोर्ड वर्सेस TN गणपति का केस है, 1990 का केस है। इस केस में क्या था कि जो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो अलॉट की गई थी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किनको, एप्लीकेंट को, जो कि बिलोंग करते थे लो इनकम ग्रुप से। और जो सेटलमेंट होने के बाद में जो प्राइस एक्सेस की जो डिमांड थी वो बोर्ड के द्वारा यहाँ पर की गई, किनसे, उन एप्लीकेंट को। तो उस केस के अंदर जो यानी कि अलॉटी थे, एप्लीकेंट थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया उस डिमांड को एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर एक सूट फाइल करके। तो यहाँ पर जो है बोर्ड के द्वारा क्या कंटेंडेड किया गया कि ये जो ऐसा सूट है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो सेपरेट डिमांड नोटिस है वो यहाँ पर इशू किया गया था ईच ऑफ द अलॉटीज को, यानी कि प्रत्येक अलॉटी को यहाँ पर सेपरेट नोटिस किया गया था जो कि एक सेपरेट काज ऑफ एक्शन को राइज करता है। तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया उस कंटेंशन को नेगेटिव करते हुए कि जो ऑल ऑफ देम, जितने भी जो अलॉटी हैं उनका हैड द सेम इंटरेस्ट, उनका सेम इंटरेस्ट था वहां पर एंड देयरफॉर इसीलिए जो ये सूट है वो यहाँ पर मेंटेनेबल है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर रूल 8 को अप्लाई करते हुए उस सूट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर मेंटेनेबल माना गया। अब आ रही आती है नेक्स्ट कंडीशन की, परमिशन ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट की जो परमिशन है मस्ट हैव बीन ग्रांटेड, और यहाँ पर डायरेक्शन है एक कोर्ट के द्वारा वो भी दी हुई होनी चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव सूट को यहाँ पर फाइल करने के लिए। अगर इन केस जहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट के केस में अगर परमिशन ग्रांट नहीं की गई है कोर्ट के द्वारा या नहीं ली गई है तो उस केस के अंदर उसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा। ये क्यों रिक्वायर्ड, किस लिए है, इन ऑर्डर टू बाइंड द पर्सन्स जो कि अदर देन दोज हु आर एक्चुअली पार्टीज टू इट, यानी कि जो एक्चुअल में पार्टी यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके अलावा भी जो पर्सन वहां पर हैं उस सूट के अंदर इंटरेस्टेड, जिनका इंटरेस्ट है, उनको भी यहाँ पर बाइंड किया जा सके। और जो परमिशन है ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर CPC के अंदर जो ग्रांट की जा सकती है वो क्या है, वो ग्रांट की जा सकती है इवन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड इवन एट द अपीलेट स्टेज बाय अलाउइंग एन अमेंडमेंट। और वो ऐसी अमेंडमेंट है वो कब अलाउ की जा सकती है, वो अलाउ तब की जाएगी अगर ऐसी अमेंडमेंट वहां पर किसी भी तरह का मटेरियल चेंज नहीं करती उस सूट के नेचर में। अगर उस सूट के नेचर में वो मटेरियल जो नेचर है उसका उसके अंदर कोई चेंज कर रही है मटेरियली, तो वहां पर वो अमेंडमेंट अलाउ नहीं की जाएगी, अदरवाइज वहां पर वो ऐसी अमेंडमेंट है वो अलाउ की जा सकती है। और इसके बाद में आता है
नेक्स्ट कंडीशन वो है नोटिस। नोटिस है जो जितनी भी कंसर्न पार्टीज है उनको दिया जाएगा, और जहां पर जो परमिशन ग्रांटेड की गई है सूट फाइल करने की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर, एंड देन उस केस के अंदर यहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाता है टू गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू द ऑल पर्सन इंटरेस्टेड, जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड है उनको नोटिस देना। और नोटिस में भी है वो कैसे दिया जा सकता है, डायरेक्टली भी दिया जा सकता है थ्रू पर्सनल सर्विस, और बाय द एडवर्टाइजमेंट भी दिया जा सकता है एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, यानी कि जैसा कोर्ट डायरेक्ट करे। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पर जो ये कंडीशंस फुलफिल होने के बाद में अगर कोई व्यक्ति इस किसी भी सूट के अंदर रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर परमिशन के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर सकता है सभी पर्सन को जो कि इंटरेस्टेड है एक सूट के अंदर। लेकिन अगर एक कंडीशन अप्लाई हो, अगर यहाँ पर जो पार्टीज जो पर्सन्स हैं जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो अगर उनको ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर रहा सूट को, या वो उनको यह फील होता है कि ये प्रॉपर हैंड के अंदर नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर सब रूल 3 ऑफ रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1 के अंदर एक प्रोविजन है रिगार्डिंग द एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी। वो क्या कहता है कि जहां पर एनी पर्सन जिनके बिहार पर सूट इज फाइल्ड है और डिफेंड हो रहा है अंडर सब रूल 1, तो वो में अप्लाई क्या कर सकता है कोर्ट को टू एडिड एज ए पार्टी टू द सूट। और ऐसे व्यक्ति को यानी कि जो पार्टी के तौर पर ऐड होना चाहता है उसे क्या शो करना पड़ेगा कि जो कंडक्ट ऑफ द सूट वो एक प्रॉपर हैंड में नहीं है, एंड दैट हिज इंटरेस्ट विल बी सीरियसली इफेक्टेड टू हिज प्रेजुडिस इफ ही इज नॉट ज्वाइंड एज ए पार्टी टू द सूट। अगर उसको ज्वाइन नहीं किया गया एज ए पार्टी के तौर पर तो उसके जो इंटरेस्ट है वो सीरियसली इफेक्टेड होंगे, उसके खिलाफ हो सकते हैं। और वहाँ पर क्या है कि रीज़न क्या है कि जो कंसिडरेबल डिले है वो मे बी कॉज हो सकती है इन फाइलिंग ऑफ फ्रेश सूट के अंदर उस पार्टी के द्वारा, एंड जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी जो एप्लीकेशन है वो बिना किसी डिले के यहाँ पर की जानी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को कैन ओनली भी एडिट हो सकता है कैसे? एज ए को प्लेंटिफ के तौर पर और एज ए को डिफेंडेंट के तौर पर, बट कैन नॉट भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता फॉर द ओरिजिनल पार्टी के। ओरिजिनल पार्टी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। बट सब रूल 5 है एज जो कि एडिड किया गया है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर, वो नाउ अब प्रोवाइड क्या करता है कि दैट जहाँ पर एनी पर्सन शोइंग इन द कैपेसिटी और डिफेंडिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सूट वो डज नॉट प्रोसीड विद द ड्यू डिलिजेंस, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर वो प्रोसीड नहीं कर सकता सूट के अंदर या डिफेंस के अंदर, तो वहाँ पर जो कोर्ट है वो सब्स्टिट्यूट कर सकती है उसके प्लेस को विद अदर पर्सन, यानी कि किसी और व्यक्ति को वहाँ पर पार्टी बना सकती है हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। यानी कि शर्त क्या है कि उस जो पर्सन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है उसका वहाँ पर सेम इंटरेस्ट का होना उस सूट में ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेटिव सूट, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव शूट की डेफिनेशन को डिस्कस किया, या इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं उनको डिस्कस किया, या किसी पार्टी के एडिंग और सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन थे उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप कि अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें ताकि उनके भी डाउट हैं वो क्लियर हों। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।